हेलो। अब हम पैथोलॉजी रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आती है कभी भी। सबसे पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? सबसे पहला आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन से रिलेटेड डिजीज के बारे में या पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में पता करते हैं। तो वेट कितना होता है ब्रेन का? तो ब्रेन का वेट होता है अराउंड 1400 ग्राम्स इन मेल एंड 1250 ग्राम्स इन फीमेल। 1250 grams in females and 1400 grams in males। इसके बाद ब्रेन का मोस्टली दो डिवीजन होता है, एक तो सेरिब्रम और दूसरा सेरिबेलम। तो जैसे कि हमने देखा है कि ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम, और जो यहाँ पे छोटा पार्ट होता है कुछ इस तरह सर्कल में, इसे हम कहते हैं सेरिबेलम। तो ब्रेन का बेसिकली दो डिवीजन होता है, एक तो होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है सेरिबेलम। ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज या लिम्फ नोड है वो ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते। तो इट डज नॉट हैव लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये दो टाइप के टिश्यूज यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब जब हम बर्थ होता है तो वहां पे 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं, वहां से ऑर्गन फॉर्म होता है। तो उसमें से 2 टाइप के टिश्यू यहाँ पे होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू। सबसे पहला होता है न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू और दूसरा होता है मीजोडर्मल टिश्यू। तो न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू और मीजोडर्मल टिश्यू 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू से न्यूरॉन्स बनता है और न्यूरोग्लिया बनता है। क्या क्या बनते हैं? न्यूरॉन्स बनता है और न्यूरोग्लिया बनते हैं। मीजोडर्मल टिश्यू से क्या क्या बनता है? तो वहां के माइक्रोग्लिया या फिर हम कह सकते हैं ड्यूरा मैटर या ब्लड वेसल जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं मीजोडर्मल टिश्यू से। तो ब्रेन में सबसे पहला वेट कितना होता है? तो वेट होता है 1400 ग्राम्स इन मेल, 1250 ग्राम्स इन फीमेल। मेनली 2 डिवीजन होता है। सबसे पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है सेरिबेलम। ब्रेन में लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रेजेंट नहीं होते। 2 टाइप के टिश्यू से बनते हैं। सबसे पहला न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू, दूसरा होता है मीसोडर्मल टिश्यू। न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू से न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया बनते हैं और मीसोडर्मल टिश्यू से बनता है माइक्रोग्लिया, ड्यूरा मैटर और ब्लड वेसल्स। इसके बाद हम देखेंगे न्यूरॉन्स क्या होता है। तो न्यूरॉन्स, सबसे पहला न्यूरॉन्स क्या होता है? तो ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है, इनकेपेबल ऑफ डिवाइडिंग आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ। मतलब ये डिवाइड नहीं हो पाता। बर्थ होने के बाद से 1 हफ्ते तक इसका डिवीजन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो पाता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड तरह का सेल होता है जो बर्थ के 1 हफ्ते बाद से डिवाइड होना बंद हो जाता है। यानी कि अगर कभी ब्रेन डैमेज हुआ जिसमें न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि जितना न्यूरॉन्स डैमेज हो गए उतना रीगेन नहीं हो सकते और ये नया न्यूरॉन अपना बॉडी बना भी नहीं पाता है। इसके लिए अगर न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं तो वो डिजीज क्या होता है, वो बीमारी क्या होता है? वो बीमारी होता है इरिवर्सिबल, वो रिवर्स नहीं हो पाता। न्यूरॉन्स में जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बीच वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी।
जो एक लंबा सा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स यहां से आते हैं इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन्स बेसिकली 3 पार्ट से बनता है, बॉडी, सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सॉन। तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, और एक्सॉन में क्या प्रेजेंट होता है, तो एक्सॉन में ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं माइलिन शीट। बीच में पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और इस पे एक कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो कि क्या करता है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स में सबसे पहला 3 चीजें प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। जो एक्सॉन है, एक्सॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रेजेंट होता है, और माइलिन शीट के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो न्यूरॉन्स क्या क्या होता है, सबसे पहले न्यूरॉन्स एक स्पेशलाइज सेल होता है जो कि बर्थ तक अच्छे से फॉर्म हो जाता है, उसके बाद उसका डिवीजन नहीं होता। अगर कोई भी पैथोलॉजी जिसमें न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, न्यूरॉन्स डैमेज होते हो, तो वो डिजीज या वो पैथोलॉजी इरिवर्सिबल होता है, यानी कि रिवर्स नहीं हो पाता। न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स। इसके बाद हम देखेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है, तो न्यूरोग्लिया क्या होता है, तो एक टाइप का मैट्रिक्स होता है जो सपोर्ट करता है और मेंटेन करता है न्यूरॉन को। एक टाइप का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स एक जाल होता है जो क्या करता है, न्यूरॉन्स को मेंटेन करता है और सपोर्ट करता है, न्यूरॉन को मेंटेन और सपोर्ट करने का काम करता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया में भी 3 टाइप के सेल्स होते हैं, सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और तीसरा एपेंडाइमल सेल्स। सबसे पहला होता है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और तीसरा होता है एपेंडाइमल सेल्स। अगर न्यूरोग्लिया में ट्यूमर ओरिजिनेट होता है, अगर न्यूरोग्लिया में ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्लायोमास। क्या कहते हैं, ग्लायोमास। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है, तो सबसे पहले न्यूरोग्लिया एक टाइप का मैट्रिक्स होता है जो सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया में 3 सेल्स आते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल्स। अगर न्यूरोग्लिया में ट्यूमर्स फॉर्मेशन होता है और ट्यूमर्स ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लायोमास। अभी हम एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एस्ट्रोसाइट्स, ये क्या होता है, तो इट इज ए न्यूमरस फाइन ब्रांचेस। एस्ट्रोसाइट्स बना होता है न्यूमरस फाइन ब्रांचेस से। इसमें 2 टाइप के होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और एक होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट क्या होता है, तो इसमें ब्रांच प्रोसेस होते हैं जो कि ग्रे मैटर में सबसे ज्यादा मिलता है। और फाइब्रो एस्ट्रोसाइट्स क्या होता है, तो ये थिन लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं जो व्हाइट मैटर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जो ब्रेन के होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये एस्ट्रोसाइट्स एक टाइप का सेल्स होते हैं जिसमें काफी सारे ब्रांचेस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें भी 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और एक होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स में जो ब्रांचेस होते हैं, जो उसके प्रोसेसेस होते हैं बाजू बाजू में, वो काफी ज्यादा ब्रांच होते हैं और वो ज्यादातर ग्रे मैटर में मिला जाता है, जो ब्रेन का ग्रे मैटर होता है वहां पे ज्यादा मिलते हैं। दूसरा होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, जो कि थिन लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं, थिन पतला पतला और लंबा प्रोसेस होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है व्हाइट मैटर में। इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन सबसे पहला होता है सपोर्ट टू न्यूरॉन, न्यूरॉन को सपोर्ट करना। जैसे कि मैंने बताया न्यूरोग्लिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सपोर्ट, मैट्रिक्स जो है वो सपोर्ट करता है, तो ये न्यूरॉन का सपोर्ट करता है। फाइब्रोब्लास्ट, जैसे बॉडी में फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, अगर इंजरी होता है एस्ट्रोसाइट्स का, तो एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, तो हाइपरप्लेसिया होता है और हाइपरट्रॉफी होता है, यानी कि इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, जिसे हम कहते हैं ग्लायोसिस। क्या कहते हैं, ग्लायोसिस। तो
अगर एस्ट्रोसाइट्स में हाइपरप्लेसिया या हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ग्लायोसिस। तो फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट टू न्यूरॉन, दूसरा है फाइब्रोब्लास्ट के जैसा एक्ट करता है, और तीसरा अगर इसमें किसी तरह का इंजरी होता है तो एस्ट्रोसाइट्स में क्या होता है, तो हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी होता है, जिसके वजह से जिसे हम कहते हैं ग्लायोसिस। दूसरा सेल्स जो होता है उसे हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जैसे कि मैंने बताया कि न्यूरॉन्स में कुछ ये वाला जो सेल्स होता है जो रेड में मैंने बताया था, इसे हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये शॉर्ट सेल्स होते हैं विद फ्यू ब्रांचेस, थोड़े थोड़े ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। ये कहीं पे भी प्रेजेंट होता है, व्हाइट और ग्रे दोनों मेटल में प्रेजेंट होता है, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीट, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीट। तो ये जो माइलिन शीट होते हैं, जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीट का काम क्या होता है, तो वो इंपल्सिस कंडक्शन बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो माइलिन शीट जो कंडक्शन करता है नर्व इंपल्सिस का, उसका फॉर्मेशन करना और उसका मेंटेनेंस का काम करना किसका होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है? तो ये क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल्स होते हैं जो कि वेंट्रिक्यूलर सिस्टम में, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में या फिर कोलॉइड प्लेक्सिस में हमें देखने को मिलता है। तो एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है? तो ये एक टाइप का क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉलमनार सेल्स होते हैं। कैसा? कॉलमनार सेल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम, जो लाइनिंग होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम में वहां पे पाया जाता है। दूसरा सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जिस कैनाल में होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का कैनाल है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो यहाँ पे साइड में जो सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स। और कोलॉइड प्लेक्सिस जहां से फॉर्मेशन होता है सीएसएफ का, कोलॉइड प्लेक्सिस वहां पे भी यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स का काम क्या होता है? तो इनका काम होता है फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। तो फॉर्मेशन करना, कंपोजिशन करना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वो किसका होता है? वो होता है एपेंडाइमल सेल्स का। तो जैसे कि हमने देखा न्यूरोग्लिया क्या होता है, तो एक सेल, ये एक मैट्रिक्स होता है जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। उसमें 3 सेल्स होते हैं, 3 में से जो एस्ट्रोसाइट्स होता है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है? तो फॉर्मेशन और मेंटेनेंस का काम करता है माइलिन शीट का। और एपेंडाइमल सेल्स क्या करता है? तो कंपोजिशन या फिर फॉर्मेशन करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। इसके बाद मीजोडर्मल टिश्यू में क्या क्या आते हैं? तो उसमें आता है माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया एक टाइप के मोबाइल सेल्स होते हैं जो पूरे ब्रेन में पाए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हुए। ब्लड वेसल को सराउंड करते हुए काफी सारे मोबाइल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोग्लिया। ये इट एक्ट एज ए फैगोसाइटोसिस, यानी कि कभी भी कोई भी नेक्रोस टिश्यू ब्रेन का जो होता है उसको एंगल्फ करने का काम जो होता है वो होता है माइक्रोग्लिया का। तो वो एक फैगोसाइटोसिस के जैसा एक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा है ड्यूरा मेटल। तो ड्यूरा मेटल क्या होता है? तो ये होता है एक टाइप का मेनिंजिस है, मेनिंजिस ऑफ ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन में 3 आते हैं, ड्यूरा मेटल, एरेक्नॉइड मेटल और पाया मेटल। तो जो ड्यूरा मेटल होता है वो सबसे आउटर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर ऑफ ब्रेन। कहां पे अटैच होता है? इनर साइड ऑफ स्कल, इनर साइड ऑफ स्कल में प्रेजेंट होता है। मतलब इनर साइड स्कल का होता है, जैसे कि हम देखेंगे ये स्कल है अगर, तो इनर साइड पे जो सबसे पहला लेयर जो जाता है उसे हम कहते हैं ड्यूरा मेटल। ड्यूरा मेटल के नीचे एक और लेयर होता है जिसे हम कहते हैं एरेक्नॉइड मेटल, और एरेक्नॉइड मेटल के अंदर जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं पाया मेटल। पाया मेटल जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे? ब्रेन से। पाया मेटल जो है वो कनेक्टेड होता है ब्रेन से। तो आउटर से इनर तक 3 लेयर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मेनिंजिस, ड्यूरा मेटल, एरेक्नॉइड मेटल, पाया मेटल। एरेक्नॉइड और पाया मेटल के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस,
जिसके अंदर CSF प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरा मैटर और एरिथ्मॉइड मैटर के बीच का एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। तो इस तरह से ड्यूरा मैटर, एरिथ्मॉइड मैटर और पाया मैटर प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। और पाया मैटर और एरिथ्मॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है सब एरिथ्मॉइड स्पेस, वहां पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब हो गया रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम कह सकते हैं रिलेटेड टू ब्रेन हमने शॉर्ट में देखा है। अब इसके पैथोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिजीज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है सेरिब्रोवेस्क्युलर डिजीज, यानी कि नाम में पता चलता है सेरिब्रो यानी कि रिलेटेड टू सेरिब्रम, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन। ब्रेन के वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर यानी कि ब्लड वेसल। तो ब्रेन में जितने भी ब्लड वेसल्स है, पैथोलॉजी रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन इज कॉल्ड एज सेरिब्रोवेस्क्युलर डिजीज। तो यानी कि ऑल दोज डिजीज इन विच one or more blood vessels of the brain are involved in pathological process। ब्रेन में एक या एक से ज्यादा ब्लड वेसल्स जो कि किसी ना किसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो हम उसे कहेंगे सेरिब्रोवेस्क्युलर डिजीज। तो सेरिब्रोवेस्क्युलर डिजीज का डेफिनेशन क्या है? ऑल दोज डिजीज इन विच वन और मोर ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन आर इन्वॉल्व इन पैथोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या क्या हो सकता है कॉजेज? तो सबसे पहला होता है थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट आर्टरी या वेन में ऑक्लूड हो जाना। दूसरा एम्बोलिज्म, फैट डिपोजिशन हो जाना आर्टरीज में। रप्चर ऑफ आर्टरीज, इनर साइड जो होता है आर्टरीज का वो रप्चर हो जाना, एंडोथीलियम जो है वो रप्चर हो जाना। हाइपोक्सिया, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पाना, या फिर ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना, हाइपोक्सिया। अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज, एन्यूरिज्म, बल्जिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। तो ये कुछ ही कॉजेज होते हैं, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, रप्चर ऑफ वेसल्स, हाइपोक्सिया, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस और एन्यूरिज्म। सेरिब्रोवेस्क्युलर डिजीज के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले इस्चेमिक ब्रेन डैमेज, इस्चेमिक ब्रेन डैमेज, इंट्राक्रेनियल हिमरेज, और तीसरा होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन डैमेज। तो सबसे पहले इस्चेमिक ब्रेन डैमेज के बारे में थोड़ा सा सिर्फ पढ़ेंगे। इस्चेमिक ब्रेन डैमेज क्या होता है? तो इस्चेमिक मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होना ब्लड वेसल में जिसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ नहीं फ्लो हो पाता है, और वो एरिया में क्या होता है? इस्चेमिया होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होता है। उसके वजह से जो डैमेज होगा उससे हम कहेंगे इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। दूसरा है इंट्राक्रेनियल हिमरेज। इंट्राक्रेनियल हिमरेज किसी भी कंडीशन की वजह से जो कि नॉन ट्रोमेटिक हो, इंट्राक्रेनियल स्पॉन्टेनियस हिमरेज हम बोलेंगे हाइपरटेंशन की वजह से, जिसमें क्या होता है? आर्टरीज जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, आर्टरीज क्या होते हैं वहां के रप्चर हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है इंट्राक्रेनियल हिमरेज, और या फिर हम कह सकते हैं सब एरेक्नॉइड हिमरेज भी हमें देखने मिलता है। तीसरा होता है ट्रोमेटिक ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज जो होता है किसी ट्रॉमा की वजह से, एक्सटर्नल इंजरी की वजह से जो होता है, जिसमें सबड्यूरल हिमेटोमा, एपिड्यूरल हिमेटोमा, ये सब चीज हमें देखने को मिलता है। तो एक एक करके इस्चेमिक ब्रेन डैमेज, इंट्राक्रेनियल हिमरेज और ट्रोमेटिक ब्रेन डैमेज के बारे में हम पढ़ेंगे।